Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin. So students, again another very important video for the BS students 4 year program 8th semester 2022 का पेपर जी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, चैलेंजेस ऑफ चेंजिंग अर्थ, जिसका कोर्स कोड है बॉट 413। और ये पेपर इसलिए आप लोगों के लिए देखना भी जरूरी है और इसको समझना भी जरूरी है क्योंकि इसमें जरा पैटर्न से हटके क्वेश्चंस आए थे। यानी कि पहले नोट लिखने के लिए आते रहते थे, ब्रीफ नोट्स 4 मार्क्स के, लेकिन इस दफा उन्होंने 15 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए और हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स थे। यानी कि 30 मार्क्स का ये पहला पोर्शन था शॉर्ट क्वेश्चंस का, और उसके बाद फिर 3 लेंथी क्वेश्चंस थे 10-10 नंबर के। तो इस तरह से 15 शॉर्ट क्वेश्चंस पहली दफा आप लोगों को दिए गए थे। तो एक तो ये, और दूसरी बात क्या कह रही, ये क्वेश्चंस जो थे वो जरा डिफरेंट थे, लास्ट पेपर से रिलेटेड या पास्ट पेपर से रिलेटेड बहुत कम आए थे और बहुत सारे क्वेश्चंस नए थे, इसलिए उनके आंसर्स जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो इसलिए टिल एंड मेरे साथ अटैच रहिएगा ताकि आप लोगों को सारे आंसर्स मुकम्मल पता चल सके। और अगर इन केस आप लोग मेरा फ्री ऑफ कास्ट व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जहां पर आपको इसका पीडीएफ भी मिल सकता है, तो आप लोग विदाउट वेस्टिंग टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, प्रेस कर ले बेल आइकॉन और अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ स्क्रीनशॉट लेकर मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दें, +923466139239। तो बीइंग अ सब्सक्राइबर मैं आपको फ्री ऑफ कास्ट अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लूंगा फॉर बीएस प्रिपरेशन, और वहां पर आप लोगों को ये पीडीएफ भी मिल सकते हैं और बाकी सेमेस्टर के नोट्स भी इंशाल्लाह वहां पर आपको वक्तन फवक्तन मिलते रहते हैं। तो हम चलते हैं इस डिस्कशन की तरफ। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन या रब्बुल आलमीन। सो जैसे मैं आपको बता रहा था कि सबसे पहला पोर्शन जो था वो शॉर्ट क्वेश्चन था और उसमें 15 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए जो कि 2-2 नंबर के थे। तो गिव शॉर्ट आंसर द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था जी, व्हाट इज सेल्फ क्लीनिंग क्लींसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एटमॉस्फेयर। अब ये देखें, ये पहली दफा क्वेश्चन आया और इस तरह का कोई क्वेश्चन उन्होंने कभी पास्ट पेपर में नहीं दिया था। तो व्हाट इज सेल्फ क्लींसिंग प्रॉपर्टीज में आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, यानी कि एटमॉस्फेयर खुद अपने आप को किस तरह से क्लीन कर सकता है, इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज शामिल है। तो मैं इसके आंसर आप लोगों को जी थोड़ा सा यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ कि क्या क्या लिखा जा सकता है। द एटमॉस्फेयर हैज सेवरल बिल्ट इन सेल्फ क्लीनिंग प्रोसेस, जैसे जैसे कि डिस्पर्शन है, ग्रेविटेशनल सेटलिंग है, फ्लॉकुलेशन है, एब्जॉर्प्शन है, रेन वॉश आउट है। ये सारे के सारे एटमॉस्फेयर के कुछ ऐसे जो इवेंट्स हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जिससे एनवायरनमेंट खुद ब खुद साफ होती रहती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर में रेन वॉश आउट लिखा हुआ है, तो ग्रेविटेशनल सेटलिंग, इस तरह से फ्लॉकुलेशन, ये सॉइल का जो है वो चेंज होना, सॉइल जेनेसिस, ये सारी चीजें जो है वो एटमॉस्फेयर को क्लीन करने का खुद ब खुद बायस बनती हैं। इसके अलावा आप इसमें ऐड कर सकते थे द सेल्फ क्लींसिंग या क्लीनिंग कैपेबिलिटी ऑफ नेचर मोस्टली रेफर्स टू द fact that pollutants in the atmosphere can be transformed chemically or scavenged by the means of dry deposition, wet deposition, transportation, dispersion of atmospheric hydrometers and such as rain, snow, wind, geography and humidity। तो ये सारी चीजें एटमॉस्फेयर को क्लीन करने का बायस बनती हैं। फिर आप लोगों ने वो बायो रेमेडिएशन का प्रोसेस पढ़ा होता है, लेकिन उसमें इंसान इन्वॉल्व हो जाता है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी इन्वॉल्व हो जाती है, इसलिए आप लोग वो चाहे इसमें मेंशन ना करें, लेकिन जो नेचुरल ये प्रोसेस चला रहे हैं, यानी कुछ बैक्टीरिया हैं, कुछ एल्गी हैं, कुछ लाइकन्स हैं, यू नो कि आप लोगों ने पढ़ा होता है दे आर द इंडिकेटर्स ऑफ बायो पोल्यूशन या बायो इंडिकेटर्स ऑफ पोल्यूशन। तो इसका मतलब क्या है कि उस पोल्यूशन को एक तो इंडिकेट करते हैं, फिर वो बायो एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस के थ्रू उस सारे पोल्यूटेंट्स को खुद ही एब्जॉर्ब करके आपकी इन्वायरमेंट को क्लीन कर देते हैं। तो ये चीजें भी उसमें शामिल हो सकती हैं, लेकिन ज्यादा जो मैंने जैसे यहाँ पर जिस प्रोसेस का जिक्र किया या जिन जिन प्रोसेसेस का बताया है, तो वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 था व्हाट डज एसीन स्टैंड्स फॉर, यानी ASEAN। यह भी एब्रिविएशन है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये तकरीबन कोई 10 के करीब रियासतें हैं जिन्होंने मिलकर ये पूरा जो था वो ट्रीटी सा या एग्रीमेंट बनाया था और उसके अंदर उन्होंने एक दूसरे को सपोर्ट करना शुरू किया। सो कॉमनली एब्रिवेटेड एज एसीन, यानी कि इज अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन ऑफ 10 स्टेट्स इन साउथ ईस्ट एशिया। अब पाकिस्तान जो है वो इसमें पहले तो शामिल नहीं था, लेकिन ये जो है ना ये एसीन एक फोरम शुरू किया है जिसमें उन 10 स्टेट्स के अलावा भी बाकी कंट्रीज जो है उसमें हिस्सा ले सकते हैं या उसके मेंबर बन सकते हैं। तो पाकिस्तान जो 2000 तकरीबन जी 4 के अंदर इसका मेंबर बन चुका है। तो ASEAN is a regional grouping that aims to promote the economic and security cooperation among its 10 members। और उसमें कौन कौन है जी, ब्रुनाई है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, लाओस है, मलेशिया है, म्यांमार है और फिलिपाइन, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। तो ये वो 10 स्टेट्स हैं जिन्होंने मिलकर ये एसोसिएशन बनाई। सो ये एसोसिएशन जो साउथ ईस्ट एशियन नेशन है,
तो उसी को हम एस्सीन का नाम देते हैं। अब इनका रिलेटेड जो है इन्वायरमेंट के साथ रिलेशनशिप अभी तो फिलहाल नहीं पूछा गया, लेकिन अगर इन केस आप लोगों को किसी नेक्स्ट पेपर के अंदर इसका कोई इन्वायरमेंटल रिलेशन पूछा जाता है, तो ये मैंने जैसे आपको बोला कि ये एग्रीमेंट इनका आपस में है कि एक दूसरे को ये सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करते हैं, एक दूसरे की इकोनॉमी को भी सपोर्ट करते हैं, और फिर इन्वायरमेंट से रिलेटेड जहां पर भी वर्किंग करना होती है, यहाँ पर जहां पर पोल्यूशन ज्यादा है, तो ये सारी स्टेट्स मिलकर वहां कोई ना कोई लाहे अमल तैयार करती हैं। तो इस तरह से ये एक दूसरे को बहुत ज्यादा बेनिफिट दे रही हैं। तो आप लोग वो भी चीजें इसमें याद रख सकते हैं कि अगर इन केस आपको दोबारा से इस तरह का क्वेश्चन आता है या इससे रिलेटेड बात पूछी जाती है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 था, व्हाट आर द टू मेजर प्रेशर्स ऑफ रिडक्शन ऑफ मैंग्रोव्स। पहली बात तो मैंग्रोव्स आपको पता होना चाहिए कि ये बेसिकली कोस्ट लाइन के साथ जो फॉरेस्ट होते हैं, सिंध के अंदर भी, कराची के साथ भी मौजूद है, तो अगर इन केस वो खत्म हो रहे हैं या पोल्यूशन की वजह से या किसी भी और रीजन की वजह से डिफॉरेस्टेशन वहां पर हुई, तो उसकी वजह से क्या प्रेशर आता है आपकी इन्वायरमेंट के ऊपर, बहुत सारी चीजें इसमें लिखी जा सकती हैं। मैंने जो पीडीएफ बनाया हुआ है उसमें कोई तकरीबन 4 पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हैं, लेकिन अभी फिलहाल मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को, क्योंकि 2 मेजर प्रेशर्स पूछे गए, तो मैं 2 आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। सो बाकी की डिटेल आपको पीडीएफ में मिल सकती है। व्हेन मैंग्रोव्स आर डिस्ट्रॉयड, जब इनको हम खत्म करते हैं या ये खत्म हो जाते हैं किसी भी वजह से, अ कैस्केड ऑफ द नेगेटिव इफेक्ट्स इश्यूज इंश्योर्स इंपैक्टिंग बोथ द एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सोसाइटीज, तो उसके ऊपर एक बहुत जो है वो बुरा इम्पैक्ट आता है। या डेफिनेटली वहां पर अगर इन केस अगर हम जो है वो टूरिज्म की बात करें, तो टूरिस्ट जो होते हैं वो उनको देखने के लिए आते हैं, लाइक मालदीव्स हैं, उसमें भी आपको पता है कि बहुत सारे इस तरह के जंगलात हैं। तो अगर इन केस वो खत्म हो जाएंगे तो सारे का सारा जो इम्पैक्ट है वो आपकी इकोनॉमी पर भी इस तरह से आ जाएगा, क्योंकि टूरिज्म खत्म हो जाएगा, क्योंकि मेन तो जो अट्रैक्शन होती है वो यही होती है। और दूसरी बात, डेफिनेटली पोल्यूशन जो है वो काज होगी। अब आप इसमें और क्या मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है। सो वहां पर डेफिनेटली जब एक पूरे का पूरा फॉरेस्ट खत्म होगा तो वहां जितनी भी हैबिटेट्स हैं वो डिस्ट्रॉय होंगी, तो जितना भी वहां पर ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज हैं, जैसे फिश पॉपुलेशन है इन पर्टिकुलर, आर सिवियरली इंपैक्टेड एज मैंग्रोव सर्व एज द वाइटल स्पॉनिंग एंड नर्सरी ग्राउंड्स। तो ये क्योंकि वहां पर ये रोल प्ले कर रहे थे, तो इस वजह से फिश पॉपुलेशन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होगी और बाकी के जानवर भी। सो डिक्लाइन इन फिश नंबर्स अफेक्ट्स नॉट ओनली लोकल फिशिंग कम्युनिटीज बट आल्सो सी फूड सप्लाईज ग्लोबली। तो इस तरह से आप लोग इसके बहुत सारे जो है वो मेजर प्रेशर जो आपकी इन्वायरमेंट पर आता है, पॉपुलेशन प्रेशर भी आप लोग उसमें शामिल करते हैं, लेकिन वो बेसिकली पॉपुलेशन के बढ़ने से होता है, और यहाँ पर फॉरेस्ट की रिडक्शन से जो प्रेशर आ रहा है हमने उसको डिस्कस करना होता है। चलते हैं नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। व्हाट वाज लैंड कवर चेंज ब्रॉट इन ब्राजीलियन अमेजोनिया। तो ब्राजील का जो सारा ये जंगल था, ये अमेजोन, उसमें काफी हद तक लैंड कवर जो है वो चेंज हुआ है, यानी कि लोगों ने वहां पर पास्चर लैंड बनाना शुरू कर दिए हैं और ग्रास लैंड बनाना शुरू कर दिए हैं, क्रॉप्स उगाना शुरू कर दिए हैं, और बहुत सारी जमीनें बेची गई हैं, और उसकी वजह से वहां पर बहुत ज्यादा जो है वो चेंज आया है। तो उसका आप लोगों ने इसमें बताना था, तो मैं इसमें थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ चीजें, एक दो चीजें। सो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे देंगे ब्राजील का, कि ब्राजील वंस हैड द हाईएस्ट डिफॉरेस्टेशन रेट इन द वर्ल्ड एंड इन 2005 स्टिल हैड द लार्जेस्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट रिमूव्ड एनुअली। बहुत ज्यादा वहां पर जंगलात खत्म किए जा रहे हैं, कटिंग हो रही है। सिंस 1970 ओवर 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स, यानी कि ये तकरीबन 2,70,000 स्क्वायर जो है वो बनता है, ऑलमोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ द Amazon रेन फॉरेस्ट हैव बीन डिस्ट्रॉयड। अब इस डिस्ट्रक्शन से या लैंड कवर चेंज से क्या इफेक्ट हुए हैं वो भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। फार्मर्स देन कन्वर्ट द डिग्रेडेड लैंड, यानी क्योंकि वहां पर डिग्रेडेशन हो गई थी, बहुत ज्यादा एरिया खत्म हुआ, तो उन्होंने क्या किया, कन्वर्ट द डिग्रेडेड लैंड टू द कैटल पास्चर एंड क्लियर मोर फॉरेस्ट फॉर क्रॉप्स। उस फसलें लगाने के लिए और ज्यादा जंगलात खत्म किए गए। इवेंचुअली द स्मॉल लैंड होल्डर्स, जिनके पास थोड़ी जमीनें थी, सो दे हैविंग क्लियर्ड मच ऑफ देयर लैंड सेल इट और अबैंडन, तो उसको बेच दिया, उनको जो है वो खाली कर लिया। सो इट टू द लार्ज कैटल होल्डर्स हु कंसोलिडेट द प्लॉट्स इनटू द लार्ज एरियाज ऑफ पास्चर, और उनको बेचकर किसी और बड़े जो है वो जी लैंडलॉर्ड, उसको दे दिया, और उसने भी वहां पर बड़े बड़े पास्चर बना दिए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आया है कि जहां फॉरेस्ट था वहां पर पास्चर लैंड अब आपको नजर आ रहे हैं। और उसके अलावा जी इसमें एक और चीज मेंशन कर सकते हैं जी, क्या कॉन्सिक्वेंस निकले या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। सो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डिफॉरेस्टेशन इन द Amazon इंक्लूड अ सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ स्पीशीज एंड देयर हैबिटेट्स। ये जैसे मैंग्रोव का हमने पीछे जिक्र किया, सेम वही बात आप यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं कि हैबिटेट डिस्ट्रॉय होती हैं, पॉपुलेशन खत्म होती है, बायोडाइवर्सिटी में बहुत ज्यादा चेंज आता है, डिस्टर्बेंस ऑफ द इंडिजिनस पीपल्स एंड देयर हेल्थ एंड इंक्रीज इन द कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन एंड नेगेटिव अल्टर्ड वाटर साइकिल अराउंड द ग्लोब। ये सारे इफेक्ट्स हैं, इंपैक्ट्स हैं, जो कि ब्राजील के अंदर, अमेजोनिया के अंदर लैंड कवर चेंज आने से आए हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाउ डज फाइटोप्लैंक्टन कंट्रीब्यूट इन मैरीन बायोडाइवर्सिटी। फाइटोप्लैंक्टन यू नो माइक्रोस्कोपिक
माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स भी हैं और एनिमल्स भी हैं, यानी कि इसमें एल्गी भी आती हैं, फिर क्रस्टेशियंस आते हैं, बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि फ्लोट करते हैं विद द वाटर, तो उसको हम फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं। ड्रिफ्टिंग एनिमल्स एंड ड्रिफ्टिंग प्लांट्स, यानी कि फाइटो प्लैंक्टन्स के अंदर हम लोग ज्यादा प्लांट्स की बात करेंगे, और अगर आप जू प्लैंक्टन्स की बात करते हैं तो फिर उसके अंदर हम लोग जो है वो उनकी एनिमल्स की बात कर लेते हैं। तो इसकी क्या कंट्रीब्यूशन है मैरीन बायोडाइवर्सिटी में, ये किस तरह अपना रोल प्ले कर रहे हैं? सो फाइटोप्लैंक्टन्स इज द बेस ऑफ द सेवरल एक्वाटिक फूड वेब्स इन अ बैलेंस्ड इकोसिस्टम। दे प्रोवाइड फूड फॉर अ वाइड रेंज ऑफ सी क्रिएचर्स, तो उनकी ये फूड है। सो फाइटोप्लैंक्टन आल्सो नोन एज माइक्रोएल्गी, जैसे अभी आपको मैंने बताया कि इसमें माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स या एल्गी आते हैं। दे आर सिमिलर टू द टेरेस्ट्रियल प्लांट्स इन दैट दे कंटेन क्लोरोफिल एंड रिक्वायर सनलाइट इन ऑर्डर टू द लिव एंड ग्रो। तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ये एक्वाटिक फूड चेन के अंदर। ये प्रोड्यूसर्स की कैटेगरी में आते हैं, इस वजह से ये कंज्यूमर्स के लिए बहुत बड़ा फूड सोर्स बनते हैं। इसके बाद फिर आप इसमें मेंशन कर सकते थे फाइटोप्लैंक्टन प्रोवाइड ऑर्गेनिक मैटर फॉर द ऑर्गेनिजम्स दैट कंप्राइज द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द मेरीन लाइफ। तो बहुत ज्यादा जो मेरीन लाइफ है वो इन पे डिपेंड करती है। दे डू दिस बाय कंज्यूमिंग कार्बन डाइऑक्साइड दैट वुड अदरवाइज डिसॉल्व इन द सी वाटर, और अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड वो वाली एब्जॉर्ब ना करें फोटोसिंथेसिस के अंदर तो वो डिसॉल्व होगी सी वाटर में, एंड इट मेक इट मोर एसिडिक, तो जिससे पानी ज्यादा एसिडिक हो जाएगा कार्बोनिक एसिड की वजह से। द ऑर्गेनिजम्स प्रोवाइड ऑर्गेनिक मैटर फॉर द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द मेरीन फूड चेन। तो ये फूड चेन मेरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इस तरह बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाने का भी बायस बनते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। What are upwelling systems in fishery production? अब देखें जितने भी क्वेश्चन अभी तक मैंने आपको बताए इनमें से कोई भी पुराना क्वेश्चन नहीं है, यानी कि पास्ट पेपर्स का क्वेश्चन नहीं है। सो अभी भी वो आप लोगों को देखें एक नया क्वेश्चन आ गया जी सामने, तो वो पूछ रहे हैं नई चीजें। व्हाट आर अपवेलिंग सिस्टम्स इन फिशरी प्रोडक्शन? पहली बात, अपवेलिंग क्या होता है उसका थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि अपवेलिंग अकर्स व्हेन विंड्स पुश सरफेस वाटर अवे फ्रॉम द शोर, यानी कि जो सरफेस पर पानी होता है उसको हवा अगर कहीं और ले जाती है, और फिर जो डीपर वाटर होता है नीचे वाला गहराई वाला पानी वो ऊपर की तरफ आता है, राइजेस टू फिल द गैप। और जारी बात है कि जब वो नीचे का पानी ऊपर आएगा तो वो अपने साथ न्यूट्रिएंट्स को भी लेकर आएगा, और उससे फिर यूट्रोफिकेशन का प्रोसेस जो है वो कैरी ऑन हो सकता है। लेकिन एक्चुअली इसमें यहाँ पर हम लोग जो है वो ज्यादा फाइटोप्लैंक्टन्स के हवाले से साथ बात करेंगे कि उनको सपोर्ट मिलती है। तो ड्यूरिंग अपवेलिंग when displaced the surface waters are replaced by the cold nutrient rich water that wells up from the below या from below, और इसी वजह से इसको अपवेलिंग कहते हैं। यानी कि नीचे से पानी जो है, जैसे कुएं का पानी ऊपर हम लेकर आते हैं, तो वैसे ये पानी जो है ना जब ऊपर वाला सरफेस का पानी हटता है हवा की वजह से, तो नीचे वाला जो ठंडा और न्यूट्रिएंट रिच वाटर होता है वो ऊपर सरफेस पर आ जाता है। अब इसका फायदा किसको होता है? So upwelling brings up cold nutrient rich waters to the surface which encourage the seaweed growth। मैंने अभी आपको कहा कि ये जो आपको एल्गी की ग्रोथ, एल्गल ब्लूम हम इसको बोलते हैं समटाइम, तो उसको ये सपोर्ट करती है चीज, एंड सपोर्ट ब्लूम्स ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन्स, और फाइटोप्लैंक्टन्स में एल्गी भी शामिल है। अब ये फाइटोप्लैंक्टन्स जो हैं फ्रॉम द अल्टीमेट एनर्जी बेस फॉर लार्ज एनिमल पॉपुलेशंस। तो जो बड़े बड़े एनिमल्स हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा फूड का बायस बनते हैं, हायर इन द फूड चेन इंक्लूडिंग फिश, मैरीन मैमल्स एंड सी बर्ड्स। तो फिर इसका मतलब ये इनका ऊपर आना या फाइटोप्लैंक्टन्स का वहां ज्यादा ग्रो करना, और क्योंकि ये समुद्र की बात हो रही है इस वजह से अभी हम किसी लेक या किसी दरिया की या किसी छोटी नदी नाले की बात नहीं कर रहे। और अगर वहां पर होगा तो डेफिनेटली आपने पढ़ा होता है यूट्रोफिकेशन का रिजल्ट कि ऑक्सीजन कम हो जाती है, डिकम्पोजिशन का रेट बढ़ जाता है और फिर एनिमल्स की डेथ होती है। लेकिन ये एक बड़ी वाटर बॉडी का जिक्र हो रहा है, तो इस वजह से वहां पर ये फिश पॉपुलेशन को सपोर्ट करेगी चीज, मैरीन मैमल्स को सपोर्ट करेगी, सी बर्ड्स को सपोर्ट करेगी। तो इस तरह से अप वेलिंग का आपने यहाँ पर फिश के हवाले से या फिशरी प्रोडक्शन के हवाले से फायदा बताना था, तो वो आप इन 2 पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। डिफाइन क्रिप्टिक डिफॉरेस्टेशन। यू नो डिफॉरेस्टेशन इज द रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट, बट आपने सिर्फ ये रिमूवल नहीं बतानी होती है, आपने रीजन भी बतानी होती है कि क्या क्रॉप्स लगाने के लिए या कुछ वहां से हासिल करने के लिए, जैसे लकड़ी हासिल करने के लिए, तो ये दरख्तों को कहीं से भी काटना कहलाता है डिफॉरेस्टेशन। लेकिन अब जो क्रिप्टिक वर्ड है, क्रिप्टिक का लिटरल मीनिंग क्या होता है, लफ्जी मतलब क्या होता है? हिडन। अब यहाँ पर हिडन से मुराद क्या है? एम्बिगुअस, हिडन, यानी कि जो खुफिया सी एक चीज होती है कि डिफॉरेस्टेशन की कोई रीजन भी नहीं थी। एक तो होता है ना रीजन होती है, मैंने आपको बताया कि क्रॉप लैंड के लिए आपने वहां पर से जंगल काट दिया या दरख्त काट दिए, इसी तरह से आप लोगों ने वहां पास्टर लैंड बनाना था या वहां पर आप लोगों ने कोई लकड़ी हासिल करनी थी। अब अगर इन केस आप लोगों का कोई हिडन फैक्टर है, इंटरनल फैक्टर है, जैसे कि लॉगिंग हो गई, लकड़ी गलना सड़ना शुरू हो गई और उसकी वजह से दरख्त खत्म होना शुरू हो गए, तो इस तरह की जो डिफॉरेस्टेशन होगी जिसमें इंसान का रोल कम होगा, हम उसको बोलेंगे क्रिप्टिक डिफॉरेस्टेशन। तो आप इसकी डेफिनेशन आप किस तरह लिख सकते हैं वो जरा सुन ले कि क्रिप्टिक डिफॉरेस्टेशन इज द सिलेक्टिव लॉगिंग एंड इंटरनल डिग्रेडेशन
डिग्रेडेशन, ठीक है, इंटरनल डिग्रेडेशन हम इसमें शामिल करेंगे ऑफ द फॉरेस्ट विच अल्टर्स फॉरेस्ट स्ट्रक्चर एंड प्लांट कम्युनिटीज, जियोपर्डाइजिंग बायोडाइवर्सिटी, जिसका मतलब होता है कि उनको इंडेंजर्ड स्पीशीज में वो जो चले जाते हैं पौधे या जानवर, उसको जियोपर्डाइज का भी नाम देते हैं। रीजनरेशन कैपेसिटी एंड वाइटलिटी ऑफ फॉरेस्ट, ये सब कुछ चेंज हो जाता है, ये सब कुछ अल्टरनेट कर जाता है, ये अल्टर कर जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिप्टिक डिफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, फॉर विच इज सुंडा शेल्फ ऑफ इंडोनेशिया नोन फॉर। ये जो संडा इसको बोल लें या सुंडा कह लें या जिस तरह से भी आप इसको नाम देना चाहें, तो बेसिकली संडा शेल्फ ऑफ इंडोनेशिया ये मैंग्रोव का ही एक बहुत बड़ा एरिया है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स एरिया है, यानी कि आप लोग उसको ये रिलेट कर सकते हैं बायोडाइवर्सिटी के साथ भी इवन। तो सुंदा शेल्फ मैंग्रोव्स आल्सो रैंक अमंग द मोस्ट बायोलॉजिकली डाइवर्स प्लेसेस ऑन अर्थ, पहली बात। फिर उसके बाद सुंडा शेल्फ वेरी स्टेबल कॉन्टिनेंटल शेल्फ और प्लेटफॉर्म साउथवर्ड एक्सटेंशन है ऑफ मेनलैंड साउथ ईस्ट एशिया की, और इसमें फिर चाइना का एरिया भी कुछ शामिल होता है, थाईलैंड का एरिया शामिल है। मोस्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म इज कवर्ड बाय द शैलो सी, तो यहाँ पर कम समुंदर, गहरा समुंदर है, इंक्लूडिंग द साउथर्न साउथ चाइना सी and the Gulf of the Thailand and the Java Sea with depth averaging less than 330 feet, तो पानी कम गहरा होता है, यहाँ पर जस्ट 100 मीटर तक होता है। So there are 5 major mangroves association, ये मैं जरा दोबारा से बता दूं। So 5 major mangroves association in the region classified based on the dominance by species। अब यहाँ पर जो स्पीशीज हैं वो ज्यादा आपको कौन कौन सी वाली मिलेंगी, सो एविसीनिया है, राइजोफोरा है, इस तरह से सोनोरेटिया है, फिर ब्रोगेरा है और नाइपा है, ये सारी एसोसिएशन या स्पीशीज आपको इस एरिया में सुंदा शेल्फ मैंग्रोव्स में मिल सकती हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 था, व्हाट इज कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट। अब ये आया है पुराना कोई पास्ट पेपर का क्वेश्चन जो इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसी वजह से इसकी डिटेल में मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, आप इसका आंसर देख सकते हैं। जी पास्ट पेपर की मेरी वीडियो है 2021 जो अभी रिसेंटली मैंने कल परसों में ही अपलोड की है, तो उसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसमें मैंने सारी इसकी डिटेल बताई हुई है आंसर की, तो आप वहां पे जाके दोबारा इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी रिपीटेड था, ये भी पास्ट पेपर में काफी दफा आ चुका है, व्हाट यू मीन बाय बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन, तो इसका भी आंसर आप लोगों को जी मेरी पास्ट वीडियोस में मिल जाएगा 2019 के अंदर, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5, वहां पर जाके आप इसका आंसर देख सकते हैं। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। ये नया क्वेश्चन है, इसका आंसर पहले हमें नहीं पता, तो मैं इसका आपको आंसर बता देता हूं। सो tropospheric ozone is a highly reactive oxidant that significantly reduces the crop productivity। पहली बात, एक आपने ओजोन का नाम सुना होगा, ये वो नहीं है, ये ट्रोपोस्फेरिक ओजोन जो है ये क्या है, रिएक्टिव ऑक्सीडेंट है जो कि सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करता है क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को, एज वेल एज द अपटेक ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन बाय वेजिटेशन। इट्स इफेक्ट्स ऑन प्लांट्स इंक्लूड इम्पेडेड ग्रोथ को रोकता है, एंड सीड प्रोडक्शन उसको भी रोकता है, रिड्यूस करता है फंक्शनल लीफ एरिया को, और एक्सेलरेट करता है एजिंग के प्रोसेस को, यानी कि लीफ सेनेसेंस का प्रोसेस इसकी वजह से फास्ट हो जाता है, तो ये एक नेगेटिव इंपैक्ट है प्लांट्स के ऊपर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, व्हेन एंड वेयर रिसेंट क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड। ये यूएन जो है क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हमेशा करवाता है, तो यूनाइटेड नेशन, तो ये लास्ट टाइम कहां पर हुई थी, जो अभी रिसेंटली हुई है। So the last UN climate change conference was held in Dubai, United Arab Emirates, और उसमें ये आप लोगों को यूएई में, सो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में ये 1 to 12 दिसंबर, 1 से 12 दिसंबर तक ये हुई थी, विच क्लोज ऑन द 13 दिसंबर। और 13 दिसंबर को जब ये क्लोज हुई तो उसके अंदर फिर क्या डिसाइड हुआ, विद एन एग्रीमेंट दैट सिग्नल्स द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द फॉसिल फ्यूल इरा बाय लेइंग द ग्राउंड फॉर अ स्विफ्ट जस्ट एंड इक्विटेबल ट्रांजिशन अंडरपाइंड बाय डीप एमिशंस कट्स एंड स्केल्ड अप फाइनेंस, यानी कि पोल्यूशन कम करने के हवाले से बहुत सारी चीजें इसमें जो थी वो डिसाइड की गई। तो ये एक एग्रीमेंट था जो कि 13 दिसंबर को उन्होंने जैसे मैंने मेंशन कर दिया, इन चीजों के साथ इसका क्लोज हुआ। अब नेक्स्ट जो है वो 2024 में, नवंबर 2024 में ये कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन एरिया अभी डिसाइड नहीं हुआ या शायद हो चुका है, लेकिन इसमें अभी हमें वो बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ डैम्स ऑन डेल्टास एंड एस्टुरीज। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता रहा है पास्ट पेपर्स के अंदर, और ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए इसका भी आंसर मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप इसको देख सकते हैं 2019 वाली वीडियो के अंदर। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 है जहां पर मैंने इसकी डिटेल आपको बताई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हाउ कैन रिडक्शन इन ग्रीन हाउस गैस, सो GHG उसका एब्रिविएशन है, एमिशन कैन बी अचीव्ड, कि हम ग्रीन हाउस गैस को कम कैसे कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं,
आप इसमें अपनी जो है वो वर्डिंग भी यूज़ कर सकते हैं, अपने ख़यालात का भी इज़हार कर सकते हैं। कुछ चीज़ें मैंने मेंशन की हैं कि बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स फॉर द ट्रांसपोर्टेशन एड्स अप टू 14% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस। तो सबसे बड़ा जो सोर्स है इस टाइम ग्रीन हाउस गैसेज़ का, वो फॉसिल फ्यूल्स का बर्न करना। तो इसलिए आप उसको कम से कम करें। सो वी कैन रिड्यूस एमिशंस बाय शिफ्टिंग टू अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज़, जैसे कि हम लोग गैसोलीन लाइक बाईसाइकिल्स हैं, इलेक्ट्रिक कार्स हैं, और डू नॉट नीड एज़ मच लाइक हाइब्रिड कार्स हैं। तो उनको इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली उसमें फॉसिल फ्यूल्स बर्न नहीं होगा और आप लोगों की ग्रीन हाउसेस गैसेस कम हो जाएंगी। इसके अलावा भी एक तरीका है कि रिड्यूसिंग वेस्ट जनरेशन विद इन द इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस एंड इम्प्लीमेंटिंग रिसाइकलिंग प्रोग्राम्स कैन लीड टू द लोअर इंडस्ट्रियल कार्बन एमिशन। तो कार्बन एमिशन को आपने कम करना है, रिसाइकलिंग की तरफ जाना है, और भी बहुत सारी चीजें इसमें ऐड की जा सकती हैं। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 15 था कि हाउ इज कार्बन साइकिल बी कंस्ट्रेंट। का मतलब होता है कि उसको कौन सी चीजें रुकावट उसमें पैदा कर सकती हैं या उसको रोक सकती हैं। तो ये किस तरह से ये रोका जाता है या कैसे ये इनहिबिट होता है बाय अदर एलिमेंट साइकिल्स इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। बाकी साइकिल्स में फास्फोरस साइकिल आता है, इसी तरह से आप लोगों ने नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा होता है। तो वो साइकिल इस कार्बन साइकिल को किस तरह से इफेक्ट करते हैं या इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है। तो इस तरह का आंसर आप लोग अपने वर्ड्स में भी दे सकते हैं कि जी फास्फोरस अगर साइकिल चल रहा है तो डेफिनेटली वो फास्फोरस की कंजप्शन की वजह से कार्बन भी डिस्टर्ब होगी। और नाइट्रोजन साइकिल के अंदर कि नाइट्रोजन प्रोटीन से निकल रहा है, फिर प्रोटीन बन रही है, उसमें कार्बन का भी रोल आ जाता है। लेकिन आप इसका आंसर किस तरह दे सकते हैं जी, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पर, मेंशन किए हैं, वो देख लें। द थ्री मेन साइकिल्स ऑफ एन एक्वाटिक सिस्टम आर वाटर साइकिल या इकोसिस्टम, इकोसिस्टम और वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल। द बैलेंस बिटवीन दीज साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसमें कार्बन साइकिल का रोल क्या है या वो कैसे डिस्टर्ब होता है। तो कार्बन फ्लोज बिटवीन ईच reservoir in an exchange called the carbon cycle which has slow and fast components. Any change in the cycle, किसी भी और साइकिल के अंदर चेंज जो आएगा, that shifts the carbon out of one reservoir puts more carbon in the other reservoir, जिसकी वजह से एक कार्बन रिजर्वायर से कार्बन किसी और रिजर्वायर में चली जाए तो एक जगह पर कम हो जाएगी, दूसरी जगह पर ज्यादा हो जाएगी, तो उससे डेफिनेटली कार्बन साइकिल इफेक्ट होगा। तो चेंजेस दैट पुट कार्बन गैसेस इनटू द एटमॉस्फेयर रिजल्ट इन वार्मर टेम्परेचर्स ऑन द अर्थ। आपके टेम्परेचर, अर्थ के टेम्परेचर में बहुत बड़ा फर्क आ सकता है। टू लिटल कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज एंड द अर्थ वुड बी फ्रोजन। अगर ये देखिए, हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के बहुत नुकसान आते हैं लेकिन उसके फायदे भी हैं। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत कम हो गया या ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज्यादा कम हो गई तो आपकी अर्थ जो होगी वो फ्रोजन की तरफ जा सकती है। परमाफ्रास्ट आपने वर्ड पढ़ा होता है, उसकी तरफ ये जा सकता है प्रोसेस। सो टू मच वुड टर्न द एटमॉस्फेयर इनटू द फर्नेस। सो दैट्स व्हाई अंडरस्टैंडिंग द कार्बन साइकिल एंड आवर रोल इन दैट साइकिल इज क्रिटिकल टू द अर्थ फ्यूचर। तो हमें उसके बारे में देखना होगा। तो ये कुछ चीजें आप लोग इसके साथ रिलेट करके बता सकते थे। बाकी भी आप अपने वर्ड्स में कुछ इसमें चीजें ऐड कर सकते थे, फास्फोरस साइकिल से रिलेटेड या नाइट्रोजन साइकिल से रिलेटेड। ये मैंने अब आपको ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स बता दिए हैं। फाइनली लास्ट पर मैं आपको एक्सटेंसिव क्वेश्चंस भी बता देता हूं जो 2022 में आए थे। और वो पहला क्वेश्चन क्या था, वही वाला जो कि बहुत दफा आ चुका है। हाउ डज क्रायोस्फीयर कंट्रीब्यूट टू द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। इंपिरिकल एविडेंस आपने देना है, इंपैक्ट्स बताना है ऑफ क्लाइमेट चेंज इन द लैटिट्यूड। ये जरा स्पेलिंग गलत है, इंपैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज इन द लैटिट्यूड। तो आपने थोड़ा सा क्रायोस्फीयर को इसके साथ रिलेट करके बताना है। एक आल्टीट्यूड पर होता है, एक लैटिट्यूड पर। आप लोगों ने टुंड्रा इकोसिस्टम पढ़ा होता है, एक एल्पाइन टंड्रा होता है, एक आर्कटिक टंड्रा होता है। तो आपको लैटिट्यूड से रिलेट करके ये बात पूछी गई है, तो आप उसको थोड़ा सा उसके साथ रिलेट करके बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन था ये भी आप लोगों को बायोडाइवर्सिटी का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो आपने सारा बायोडाइवर्सिटी की एक्सप्लेनेशन देनी है, उसका एक फायदा, उसके नुकसानात या उसमें जो भी चेंजेस आ रही हैं वो आपने सारी बतानी है कि डज बायोडाइवर्सिटी मैटर टू टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम प्रोसेस एंड सर्विसेज। तो आपने इसको एक्सप्लेन करना है। और आखिरी क्वेश्चन था अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है कि वुड नॉर्थ अफ्रीका बिकम ग्रीन अगेन इन नियर फ्यूचर। और इस तरह का क्वेश्चन जो है वो एक दो दफा आ चुका है कि किसी भी एरिया के बारे में आपको क्वेश्चन आ सकता है। जैसे ब्राजील से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं। इस तरह से पीछे जो एक यूक्रेन का वॉर प्रोसेस चल रहा था, ये यूक्रेन वॉर चल रही थी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि आपके एनवायरनमेंट के अंदर उसकी वजह से क्या चेंजेस आ रही हैं। तो इस तरह जो करंट इश्यूज हैं उनको भी आप लोग जरूर माइंड में रखिएगा, जिससे आपकी एनवायरनमेंट भी अफेक्ट हो रही है। तो ये था सारा कुछ 2022 के बारे में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ 2023 का पेपर डिस्कस करूंगा। इसलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रेस कर लें बेल आइकॉन, ताकि आप लोगों को इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें जो आपके फाइनल एग्जाम में आपकी हेल्प करें। स्टे ब्लेस्ड, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज।